मेरी दीदी के मरने के बाद मेरे माता-पिता ने मेरी शादी मेरे जीजाजी से करवा दी। शादी के बाद मैं ससुराल आ गई, लेकिन जब भी मैं दीदी के कमरे में जाती, तो मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे वो कह रही हो, मुझे न्याय दिलाओ। दीदी की आवाज़ सुनकर मैं डर जाती थी। मेरे जीजाजी, जो अब मेरे पति थे, दीदी की तस्वीर लेकर कमरे में बंद हो जाते थे और पता नहीं अंदर घंटों तक क्या करते थे। एक बार इस राज को जानने के लिए मैं उनके कमरे में छिपकर बैठ गई। उसके बाद जो राज खुला, उसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी दीदी तो मेरा नाम अदिति है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि आज मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के जोड़े में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ की। मैं अपने विवाह के जोड़े में बैठकर अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में हजारों सपने थे। हर लड़की की तरह मैंने भी एक रोमांटिक और सुंदर शादीशुदा जीवन का सपना देखा था। लेकिन मेरा ये सपना उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरे जीजाजी के साथ तय हो गई। ऐसा नहीं था कि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। वो पढ़े लिखे और सुंदर युवक थे, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें जीजाजी के रूप में ही स्वीकार किया था। मेरी दीदी की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा, तो मेरी माँ ने मुझसे बिना पूछे ही हाँ कर दी थी। जब मुझे इस बात का पता चला, तो मैं उनसे बहुत नाराज़ हो गई और कई दिनों तक अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं। सुमित एक अच्छा, सुंदर और पढ़ा लिखा इंसान है। वो एक अच्छा लड़का है और सबसे ख़ास बात यह है कि वो लालची नहीं है और अच्छी कमाई भी करता है। क्या तुम सिर्फ इसलिए उससे शादी करने से मना कर दोगी क्योंकि उसकी शादी तुम्हारी बहन से हुई थी? अब उसके 2 साल बीत चुके हैं। कभी कभी समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। लेकिन अगर तुम फिर भी मना करती हो, तो आज ही सुमित की माँ को फ़ोन करके मना कर दूंगी। तुम रात को अपने निर्णय के बारे में मुझे बता देना। मम्मी इतना कहकर चली गईं और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जब मैं अपने कमरे में आई, तो मेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल उठाया तो उस पर हीना कॉलिंग लिखा हुआ था। मेरे मन में खुशी हुई कि मुझे अपनी समस्या अपने फ्रेंड से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन फ़ोन उठाने के बाद मैं होश खो बैठी। जब हिना ने अपने बारे में बताया, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसके कीमती गहने भी छीन लिए थे। अब उसके परिवार के लोग उसके बारे में बहुत टेंशन में थे और वे कानूनी रूप से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं अपनी चिंता भूल गई और उल्टा हीना को सांत्वना देने लगी, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब इतने कम समय में उसे इतना कुछ देखना पड़ रहा था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत ही स्वार्थी और भ्रामक है और बड़ों के फैसलों को मानना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वे अपने अनुभवों के आधार पर सबसे सही निर्णय लेते हैं। मुझे लगने लगा कि मेरी माँ का फैसला सही था। तभी मैं अपनी माँ के पास गई और उनसे कहा, माँ, मैं सुमित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ उस समय रसोई में खाना बना रही थी। मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर वो हैरान रह गई और बहुत खुश भी। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे माथे पर चूमा और मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने शादी के बाद दीदी को हमेशा खुश और अच्छे कपड़ों में देखा था, जिससे मेरे दिल में कोई डर नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उसके कमरे में दाखिल हुई थी और जैसे ही दीवार पर अपनी बहन की फ़ोटो देखी, तो मैं उसके पास जाकर बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम इस दुनिया से बहुत जल्दी चली गई हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम इस दुनिया में अपनी सारी खुशियाँ मेरे जीवन में डालने आई थी। इतना कहकर मैं उसके फ़ोटो को प्यार से देखते हुए सजे हुए बिस्तर पर आकर बैठ गई। अब मैं सुमित का इंतज़ार कर रही थी। आने वाले सुंदर पलों के ख्याल में मैं शर्मा कर संकोच कर रही थी। उसी समय मुझे दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी।
तो मैंने सिर झुकाकर देखा कि सुमित अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। सुमित पलंग के करीब आए और जैसे वे अंदर आए थे वैसे ही चुपचाप वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने हैरत से अपना चेहरा घूंघट से बाहर निकाला और देखा कि मेरी दीदी का फ़ोटो अपनी जगह से गायब था। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं ये समझूं कि सुमित 1 साल बाद भी अपनी पत्नी के दुख को भुला नहीं पाए हैं? उन्हें ये समय मेरे साथ बिताना चाहिए था। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उनके पीछे गई। मैं कुछ सांत्वना के शब्द कहकर उनका दिल खुश करना चाहती थी, ताकि हम दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर सके। मैं कमरे से बाहर निकल आई और उस कमरे की तरफ गई जिसमें सुमित गए थे, लेकिन वो कमरा बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं अपने भारी भरकम कपड़ों से परेशान हो रही थी। सुबह से रात तक आराम न मिलने की वजह से मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अपने भारी कपड़े लेकर कमरे में वापस आ गई। कपड़े बदलकर सो गई। अगले दिन सुबह जब मैं जागी तो सुमित पलंग के किनारे पर बैठे थे और मेरी सास उन्हें नाश्ता करने के लिए कह रही थी। मुझे उठते देख सुमित बोले, नए जीवन की नई सुबह की शुभकामनाएं। सुमित ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछली रात का अपना मूड भूल गई थी और मुस्कुराने लगी। उसी समय मेरी नज़र सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर फिर से अपनी जगह पर आ गई थी। तस्वीर को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो हमें देखकर हंस रही हो। मेरे होठों पर भी मुस्कान आ गई। हमारे लिए नाश्ता आ गया था, तो मैं फ्रेश होकर आ गई। सुमित और मैंने हमारे कमरे में खुशनुमा माहौल में नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद सुमित के कुछ दोस्त मिलने आए, तो वो उनके साथ चले गए, जिससे मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। आज मैं बहुत खुश थी। सुमित का व्यवहार देखकर मुझे आशा थी कि जल्द ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझ सकेंगे। लेकिन जब रात हुई तो मैं उनकी राह देखने लगी, तो मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि पिछली रात की तरह ही सुमन कमरे में आए और दीदी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं बैठकर उन्हें हैरानी से देखने लगी। मुझे उनके लिए दया भी आने लगी और साथ ही मुझे दीदी की किस्मत से ईर्ष्या भी होने लगी थी, जिन्हें ऐसा पति मिला था जो उन्हें अब तक भूल नहीं पाया था। जब मैं कमरे से बाहर निकली और सुमित के साथ दूसरे कमरे में जाने लगी, तो उन्होंने पहले से ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं वहीं खड़ी रह गई और अंदर से सुमित की आवाज़ सुनाई देने लगी। वे किसी से बात कर रहे थे। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन एक भी शब्द समझ में नहीं आया। तभी मेरी सास मुझे आती हुई दिखाई दी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैं उन्हें क्या बताती कि 2 दिन की दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही है और वो मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं। मेरा चेहरा देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की ही बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं निराश होकर अपने कमरे में वापस आ गई और दीदी और सुमित के जीवन के बारे में सोचते सोचते बिस्तर पर लेट गई। हम 2 बहनें थीं। सुनीता दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थीं। हमारे माता पिता ने हमें बहुत प्यार और स्नेह से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए बहुत से रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे माता पिता इस मामले में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने इसका फैसला दीदी पर छोड़ दिया। मेरी मम्मी की सहेली के बेटे सुमित का रिश्ता आया तो मम्मी बहुत खुश हुई और उनकी खुशी देखकर दीदी भी राज़ी हो गई थी। सुमित खुद भी एक फंक्शन में सुनीता दीदी को देखकर उन्हें पसंद कर चुके थे। मैंने उनकी शादी में बहुत एंजॉय किया था। शादी के बाद कई बार मैंने दीदी को अजीब तरीके से परेशान देखा, खासकर जब मैं उनके घर रहने जाती थी। वो रात में कई घंटों तक बाहर टहलती रहती थीं। जब भी मैंने उनसे इसकी वजह जानने की कोशिश की, तो वो हंसकर मेरी बात को टाल देती थीं और कहती, बस ऐसा ही कमरे में घबराहट हो रही थी, इसीलिए बाहर आ गई। एक बार मैंने ये बात मम्मी से कही, तो वो भी हंसकर बोली, पागल, नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। जब भी दीदी हमसे मिलने आती, तो वो बहुत तैयार और खुश रहती थी। इसीलिए मैंने भी इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दिया था।
लेकिन एक दिन रात के वक्त जब सुमित दीदी को छोड़ने के लिए आए, तो मुझे उस वक्त उनकी हालत अजीब सी लग रही थी, जैसे कि वो नशे में हो या नींद में हो, या शायद उस दिन वो जल्दी में थे और इसीलिए दीदी को हमारे घर उतारने के बाद कार को तेजी से हवा में उड़ाते हुए चले गए। मैं दीदी से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैं उनसे पूछने के लिए उनके कमरे में गई तो वो आंखें बंद करके आराम कर रही थीं। मैंने उन्हें जगाना योग्य नहीं समझा और फिर अपने कमरे में वापस आ गई। अगले दिन सुबह मैंने दीदी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बस छोटी सी लड़ाई हुई थी, इसीलिए वो अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद सुमित बहुत खुशी से दीदी को लेने आए और फिर उनसे माफ़ी भी मांगी। दीदी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। उनकी मौत की खबर से हम सबके दिलों में उदासी छा गई थी। उनकी सास ने कहा था कि सुनीता को अचानक सीने में दर्द हुआ था, जो शायद दिल का दौरा था, जिसकी वजह से वो बच नहीं सकी। इस सदमे से बाहर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन समय के साथ सारे जख्म भर जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद हम अपने निजी जीवन में लौट आए थे। मेरे माता पिता ने सुमित से मेरी शादी इसीलिए करवाई थी ताकि मैं अपनी दीदी की तरह उनके साथ खुश रह सकूं। लेकिन उनका व्यवहार मेरी समझ से परे था। दिन के दौरान तो वो अच्छे से रहते थे, लेकिन रात में दूसरे कमरे में दीदी की फ़ोटो लेकर जाते थे और उनसे बातें करते थे। मैं उनका दुख समझ सकती थी। मैं उनके इस दुख को कम करना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी तक ये मौका नहीं मिला। मैं रोज़ यही सोचकर सो जाती थी। मैंने एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि अंधेरे में दीदी के रोने की आवाज़ आ रही है। मैं अंधेरे कमरे में अपने दोनों हाथों से उन्हें छूने की कोशिश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन दीदी को छू नहीं पा रही थी। मैंने थककर कहा, "तू मेरे सामने क्यों नहीं आती?" तो दीदी रो पड़ी। उसने कहा, "तू मुझे तभी छू सकेगी जब तू मुझे न्याय दिला देगी। मेरी बहन, क्या तू मुझे न्याय दिला सकती है?" मैं दीदी की बात समझ पाती उससे पहले मेरी आंखें खुल गईं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। शायद बिजली चली गई थी या किसी खराबी की वजह से बंद हो गई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था और मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में बस दीदी के शब्द गूंज रहे थे। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि मेरी बहन बहुत ही धार्मिक थी। वो हर वक्त भगवान की भक्ति में मगन रहती थी। कभी कभी तो मैंने उसे रात में भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े देखा था। अगले दिन सुबह सुमित के बाहर जाने के बाद मैं बगल के कमरे में चली गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे के अंदर जाकर मैंने देखा कि इस कमरे में सोफ़ा सेट और अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोलकर देखा तो कुछ दवाइयाँ के खाली रैपर पड़े थे। मैंने उन्हें उठाया और पलटा। ये शायद दीदी की दवाइयाँ थीं, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार उसके बैग में देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने दवाई का नाम पढ़ा तो मैं स्तब्ध रह गई थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो रही थी, इसीलिए मैंने वो रैपर वहीं पर रख दिया। अभी मैं अलमारी बंद कर ही रही थी कि एक छोटी सी शॉपिंग बैग मेरे पैर में आकर गिर पड़ी। मैंने देखा कि वो नशीली दवाइयों से भरी हुई थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने वो बैग वहाँ से उठाया और छुपाकर अपने कमरे में ले गई। शाम ढलते ही सुमित बेचैनी से टहलने लगे, जैसे उनकी कोई कीमती चीज़ खो गई हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वे नशीली दवाइयों का उपयोग कर रहे थे तो एक अच्छी पत्नी के रूप में मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। ये वही दवाइयाँ थीं जो मैंने दीदी के बैग में भी देखी थीं। शायद दीदी सुमित की इस आदत को छुड़वाने के लिए ये दवाइयाँ अपने बैग में रख लेती थीं। कुछ सोचकर मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे पता था कि सुमित की पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है, इसीलिए मैंने उसे बनाने के लिए रसोई में चली गई। मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसीलिए मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए सुमित के लिए कढ़ाई पनीर बनाया था। दीदी भी सुमित को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाती थी। ये बात दीदी ने मुझे बताई थी। खाना बनाने के बाद मैंने नौकरानी के साथ टेबल सजा दी और हमने खाना शुरू किया।
सुमित को खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने बहुत खाया और मेरी तारीफ भी की। वे मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम इतनी स्वादिष्ट डिश बनाने के लिए मुझसे कोई तोहफा लेना चाहोगी? सुमित के इस तरह के सवाल पर मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। सवाल पूछने का उनका तरीका अलग था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने इसका जवाब कैसे दूं। इसीलिए मैं चुप रही। एक बार फिर सुमित ने अजीब तरीके से अपना सवाल दोहराया। सास ने मुझे जल्दी से किसी काम के लिए रसोई में भेज दिया। मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि वो अपने बेटे से धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थीं, लेकिन सुमित का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन मैंने अपनी सास से बात करने की हिम्मत जुटाई और उनसे कहा, आपका बेटा नशा करता है, तो आपने उसके जैसे व्यक्ति के लिए मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? तो वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन और उसकी पत्नी की मौत के सदमे ने उसे झकझोर कर रख दिया है और इस दुख को भूलने के लिए उसने ये सब किया है। मैं उसे समझा दूंगी। सास की बात सुनने के बाद मैं और कुछ बोली नहीं और अपने कमरे में आकर लेट गई। मैंने रात में सोने के लिए फिर से आंख बंद की तो फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वो मुझसे न्याय मांग रही थी, लेकिन कैसा न्याय? अपने सपने में दीदी को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे कि मेरी दीदी की मौत अचानक हुई थी या कुछ और। सास ने कहा था कि दीदी को दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उस समय कोई सवाल पूछने का मतलब नहीं था और ना ही कोई शक था, लेकिन अब दीदी को इस तरह से सपने में देखना असामान्य बात थी। मैंने अस्पताल की वो रिपोर्ट ढूंढने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली जिसमें दीदी की मौत की वजह बताई गई हो, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। सुबह सुमित के नौकरी पर जाते ही मैंने सफाई के बहाने दूसरे कमरे में भी तलाशी ली, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा ही बाकी था और मुझे उम्मीद थी कि शायद वहाँ कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे से मुझे अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली जिसमें दीदी की मौत का कारण दिल का दौरा लिखा हुआ था। उसे अपनी आंखों से पढ़ने के बाद मन को तसल्ली मिली और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर के लोगों पर शक कर रही थी। सुमित के इस अजीब व्यवहार में दिन बीतने लगे। एक रात मैंने देखा कि जब वो दूसरे कमरे में गए तो उनके हाथ में एक नहीं बल्कि दो फ्रेम थे। एक फ्रेम को तो मैं पहचान गई थी, वो दीदी की तस्वीर वाली फ्रेम थी, और दूसरी शायद नई बनी थी। लेकिन सस्पेंस ये था कि दूसरी फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। पिछली रात जब सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर सोने का नाटक किया। आज रात मैं ज़रूर वो रहस्य जानना चाहती थी जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने देखा कि हमेशा की तरह सुमित कमरे में आए और दीदी की तस्वीर हाथ में लेकर थोड़ी देर खड़े रहकर मेरी ओर देखते रहे। जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि मैं सो रही हूँ, तब तक बाहर नहीं निकले। मैंने अपनी आंखें खोलकर उनकी पीठ की ओर देखा और जैसे ही वो दूसरे कमरे में गए, मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोते हुए देखा था, इसीलिए मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद किए बिना ही वो दूसरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मैं धीरे धीरे शांति से चलकर बगल के कमरे के सामने आ गई। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। जब मैंने कमरे में झांका तो सुमित दीदी की तस्वीर पर झुककर कुछ बातें कर रहे थे। मैं सुमित की बातें सुन सकती थी। वो तस्वीर से बात कर रहे थे, माय डियर प्रिंसेस, तुम दूसरी दुनिया में कितनी अकेली महसूस करती होंगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और जल्द ही तुम्हारा ये अकेलापन दूर कर दूंगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार और करो। इतना कहकर सुमित ने अपनी गोद से एक दूसरी तस्वीर उठाई और दीदी की तस्वीर के साथ मिला दी। दोनों तस्वीरों को साथ मिलाकर वो कुछ और कह रहे थे, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने उस तस्वीर को नहीं देखा था, लेकिन उनके शब्द सुनकर मैं बेचैन हो गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत लंबा सफ़र तय कर चुकी हूँ। बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। सुमित आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे, दीदी के पास जाने का विचार कर रहे थे। हो सकता है कि दीदी के साथ दूसरी तस्वीर उनकी ही हो। मुझे सुमित को इस हद तक पहुंचने से रोकना था। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई
तभी फिर से दीदी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो लगातार मुझसे न्याय मांग रहे थे। मैंने सपने में ही उसे वचन दिया कि मैं उसे न्याय दिलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। मैंने अपने हिसाब से दीदी का मामला सुलझा दिया था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तो फिर दीदी मेरे सपने में क्यों आ रही थी? लेकिन मैंने दीदी को वचन दिया था, इसीलिए मुझे अपना वचन निभाना ही था। मुझे नहीं पता था कि ये कैसे करना है। रात में किसी समय उठी और दूसरे कमरे में चली गई। सुमित अभी भी दूसरे कमरे में ही सो रहे थे। मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं सो रहे थे। मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं निराश होकर अपने कमरे में वापस आ गई। सोचते सोचते कब मेरी आंख बंद हो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब उठी तो फ्रेश होने के लिए अलमारी खोली और कपड़े निकाले। फिर कुछ देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि मेरी अलमारी से उन दवाओं का थैला गायब था। मुझे यकीन हो गया था कि थैला सुमित ने ही निकाला था। मुझे सुमित को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा। सुमित को मरने से बचाना होगा। सुमित को दीदी की यादों से बाहर निकालना होगा। ये सब सोचकर मैं फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। मेरी सास ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर रही थी कि मेरी सास ने कहा, बेटा मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है, ज़रा अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर मिला दे। सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, उनसे पूछकर कोई दवा ले लूँगी। मेरी सास के द्वारा बताए गए नंबर पर मैंने उनको फ़ोन में डाला और फ़ोन की उनकी ओर बढ़ा दिया। अचानक गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग के बटन पर दब गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। और ये सब अनजाने में हुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरी सास बात करते करते अपने कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में आ गई। मैं सोचने लगी कि जब मेरी सास बात कर लेगी तो खुद ही मुझे फ़ोन दे देंगी। काफ़ी समय बाद मेरी सास फ़ोन लेकर आईं और मुझे फ़ोन देकर वापस चली गईं। मैंने फ़ोन को चार्जिंग पर रखा और सुमित के बारे में सोचने लगी। वो दीदी से कितना प्यार करते थे। दीदी की यादों को अब तक भूल नहीं पाए थे। यहाँ तक कि वो दीदी के पास जाने के लिए सोच रहे थे। यानी वो खुद को भी मारने का सोच रहे थे। और ये सब सोचकर तो मैं कांपने लगी थी। मेरा पूरा दिन यही सोचते सोचते निकल गया कि कैसे सुमित के दिल से दीदी की यादों को निकालूं और कैसे उनके दिल में अपने लिए प्यार पैदा करूं। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को जब सुमित ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में एक पिज़्ज़ा का बॉक्स था। सुमित कमरे में आए और बोले, अदिति मैं ये पिज़्ज़ा तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है? मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने खुशी से कहा, हाँ सुमित मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। सुमित के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई जिसे मैं समझ नहीं पाई। उसी मुस्कान के साथ वो बोले, ठीक है इसे खा लो ये पिज़्ज़ा। सुमित ने मेरे सामने पिज़्ज़ा बढ़ाया ही था, तभी मेरी सास ने सुमित को बाहर से आवाज़ दी। सुमित ने मुझे पिज़्ज़ा का बॉक्स दिया और कहा, लो जल्दी खा लो नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर सुमित बाहर चले गए। मैंने सोचा कि अपनी पसंदीदा सीरियल देखते हुए पिज़्ज़ा खाऊं। इस इरादे से मैंने फ़ोन उठाया। जो एपिसोड छूट गए थे मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लेती थी। छूटे हुए रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग खोली। सबसे ऊपर वाला रिकॉर्डिंग वही रिकॉर्डिंग थी जो मुझसे गलती से हो गई थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरी सास ने इतनी लंबी बात क्यों की। उनका सिर दर्द कर रहा था तो सिर्फ दवाइयाँ ही तो पूछनी थी। फिर दवा पूछने के लिए इतनी लंबी बात करने की क्या ज़रूरत थी? न चाहते हुए भी मैंने वो रिकॉर्डिंग चलाई और उसे सुनने के बाद मेरे शरीर से जान ही निकल गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊंगी। मैंने सोचने और समझने की शक्ति खो दी थी। मेरी सास डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर साहब आपको दी हुई दवाओं से मेरे बेटे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी करवा दो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। अपनी पहली पत्नी की हत्या के बाद अब वो अपनी दूसरी पत्नी को मारने की साजिश करने लगा है। मैंने आपको अब तक न जाने कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मेरे बेटे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी सास की ये बात सुनकर डॉक्टर ज़ोर से हंसा और बोला, देखिए आपका बेटा मानसिक रोगी है, उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा।
जहाँ तक पैसों की बात है तो मैं आपको एक पैसा भी वापस नहीं दूंगा। आपके कहने पर ही मैंने आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी। उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अगर मैं पुलिस के पास जाकर आपके और आपके बेटे को इस काले कृत्य का खुलासा कर दूं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी जेल की हवा खाते रहेंगे। कल मेरे पास आ जाइए, मैं दवाइयाँ बदल दूंगा और धीरे धीरे आपके बेटे को फ़ायदा होने लगेगा। और हाँ, मेरी फीस ज़रूर लेकर आना। इतना कहकर डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया था। मैं वहीं लाचार हालत में बैठी रही। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी। मेरी दीदी की हत्या की गई थी। बिना किसी कारण उसे मार दिया गया था। इसीलिए तो मेरी दीदी मेरे सपनों में आ रही थी और मुझसे न्याय की भीख मांग रही थी। अपनी दीदी को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। जब मुझे थोड़ी होश आई तो मैंने सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मुझे समझ आ गया था कि सुमित इस पिज़्ज़ा को खिलाकर मुझे मारना चाहता था। ज़रूर पिज़्ज़ा के बॉक्स में कुछ मिलाया गया होगा। मैंने पिज़्ज़ा के बॉक्स को साइड में रखा और जल्दी से अपने पापा को फ़ोन किया। फ़ोन पर मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। पापा ने कहा, डर मत बेटा, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करके बुलाओ, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और अपने घर का पता बताया। कुछ ही देर में पुलिस भी हमारे घर पहुँच गई थी। दूसरी तरफ सुमित समझ रहा था कि मैंने पिज़्ज़ा खा लिया होगा और अब तक मर गई होंगी। इस खुशी में वो हॉल में घूम रहा था, लेकिन पुलिस को देखते ही उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही मेरी सास और सुमित को गिरफ्तार कर लिया। मेरी सास और सुमित बार बार सफाई दे रहे थे कि वे निर्दोष हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में मेरी सास और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग उन्हें दोषी साबित करने के लिए काफ़ी थी। घर से मैंने दीदी की कुछ यादें समेटी और उस घर से हमेशा के लिए अपने माता पिता के घर आ गई। जब मैंने दीदी की तस्वीर को हाथ में लिया तो ऐसा लगा जैसे दीदी हंस रही हो। न्याय मिलने के कारण और इसलिए भी कि मैं उस खतरनाक स्थिति से बच गई। मैंने सुमित को कानूनी रूप से तलाक दे दिया और अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और अब एक बहुत अच्छी नौकरी कर रही हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।